हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, वैश्विक तापन। जिस भी वजह से टेम्परेचर, जो हमारे आसपास वातावरण का टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो इसी को हम समझेंगे पूरे वर्ल्ड में जो टेम्परेचर रेज हो रहा है, टेम्परेचर जो हाई होते जा रहा है पूरे वातावरण का, पूरे दुनिया में बात करने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, इसी को समझेंगे। इसमें हम देखेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, साथ ही साथ देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से गैसेस है जो ग्रीन हाउस के लिए, आपका वैश्विक तापन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को भी देखेंगे और क्या क्या प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं मानव जीवन पे और वातावरण पे, इसको भी हम समझेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कार्बन कैप्चरिंग के बारे में, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज, है ना। तो देखिए, क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण और के औसत तापमान में वृद्धि को ही भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पता है आपको, क्षोभ मंडल, है ना, जो सबसे नीचे वाला जो परत होता है, मंडल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी के सबसे नीचे वाला जो परत है उसके वातावरण में टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, जो औसत तापमान है वो वृद्धि हो रहा है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। तो जिसके कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन देखने को मिले, जिसके वजह से क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलवायु में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेट में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, बारिश किसी भी टाइम बारिश हो जा रहा है आजकल, है ना। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, सबके पीछे रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे आसपास वातावरण के टेम्परेचर का इंक्रीज होना है। तो सामान्यतः मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसें, मतलब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को ही वैश्विक तापन कहा जाता है। तो जो हम ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है, चाहे प्लांट्स के हो या फिर अदर एक्टिविटीज के द्वारा, ग्रीन हाउस गैसेज, इसके बारे में समझने वाले अभी आगे, है ना। उनके उत्सर्जन होने की वजह से ही हमारा ओवरऑल, हमारे जो वैश्विक तापन है, जो आसपास के वातावरण का तापमान में इंक्रीज होते जा रहा है, वही क्या है, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग टर्म दिया गया है, वैश्विक तापन उसको कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, जो हमारे आसपास क्षोभमंडल में जितने भी वातावरण है ना, उसमें टेम्परेचर का इंक्रीज होना है, क्या है हमारा, लगभग नॉर्मली समझे तो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। इसको ग्रीन हाउस से लिया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोले या फिर ग्रीन हाउस। तो देखिए, हरित गृह एक भवन की तरह होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है, हाउस लिखा है इसमें ग्रीन, है ना। तो हरित गृह या फिर ग्रीन हाउस एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से बना होता है। ऐसे मान लीजिए एक भवन है जिस शीशे की दीवारों से बने होते हैं, तो इसको कहाँ पर यूज किया जाता है? ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है शीशे की दीवार, ठंडी प्रदेशों में, है ना, ठंडे वाले प्रदेशों में, ताकि सूर्य का टेम्परेचर इसके अंदर तो आया, अब इसमें पौधे लगा दिए जाते हैं पौधों को उगाने के लिए। तो सूर्य का प्रकाश जो अंदर आता है, बट सूर्य का प्रकाश इस शीशे के बाहर नहीं जाता। इससे क्या होता है, इस पौधे को प्रॉपरली सूर्य का प्रकाश मिलते रहता है। इस वजह से इस टाइप का जो फिनोमिना है, इस टाइप का जो प्रोसेस है, इसको ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में मापा देखा जाता है। तो एक नॉर्मल है, ग्रीन हाउस एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से बने होते हैं, और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों या ठंडे प्रदेशों में इन हरित गृह गैसों में पौधों को उगाने का कार्य किया जाता है। बाहरी तापमान के निम्न रहने के बावजूद हरित गृह के तापमान में वृद्धि होती रहती है। रीजन वही है कि जो शीशे की जो दीवारों के साथ बनाया गया है हरित गृह, ग्रीन हाउस, ये सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देती है लेकिन बाहर जाने नहीं देती है। तो सेम यही फिनोमिना होता है आपके क्षोभ मंडल के वातावरण में, पृथ्वी के ऊपर, है ना। ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो इसके जो क्षोभ मंडल वाला एरिया है, जो वातावरण है, इसमें सेम यही फिनोमिना होता है कि सूर्य का प्रकाश तो आता है पृथ्वी पर, बट यहाँ से जाने के टाइम कुछ प्रकाश जा नहीं पाता। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है वातावरण में। जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है ना, जो हरित गृह गैसेस प्रेजेंट है वातावरण में, वो क्या करता है, उस गैस को, जो सूर्य से पहले प्रकाश आया, पृथ्वी एब्जॉर्ब करता है, उसको शोषण करता है, फिर उसके बाद पृथ्वी उसको बाहर निकालता है। तो लेकिन जो वातावरण में जो भी गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उन जो पृथ्वी के द्वारा जो निकाला हुआ प्रकाश को अपने आप में अवशोषित करने की वजह से अवशोषित कर लेता है, तो इससे वातावरण का टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। यही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो ठंडे प्रदेशों में जो शीशे की दीवारों के थ्रू पौधे उगाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल ग्रीन हाउस का, मैंने एक रफली हम देख लिया ग्रीन हाउस है क्या चीज। अब देखिए ग्रीन हाउस की क्रिया होती कैसे है, प्रक्रिया कैसे होती है। तो दृश्य प्रकाश, देखिए सूर्य से जो आता है वो विजिबल रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट यूवी विजिबल रेडिएशन होता है, विकिरण होता है ना, जो सूर्य से आता है उसको, उसका लघु तरंग दैर्ध्य होता है। लघु तरंग मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ कितना होता है? बहुत कम होता है, लघु तरंग दैर्ध्य होता है वो। और उसको क्या करता है, वो हरित गृह गैसों से गुजर जाती है, मतलब वो जितने भी गैस को पार करके, देखो जब सूर्य से प्रकाश आता है
तो जो भी वातावरण में जो भी गैसेज है उसको पार करते हुए वो पृथ्वी पे आ जाता है, क्योंकि उस टाइम सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, यूवी विजिबल रेडिएशन होता है वो, है ना, दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल रेडिएशन होता है, और जब पृथ्वी पर आ जाता है तो लघु तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में आता है वो, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में आता है। लेकिन जब अब उसको मान लो पृथ्वी के द्वारा शोषण कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, फिर वो क्या करता है, पृथ्वी के द्वारा उसको इमिट किया जाता है, इमिशन करा जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है, तब वो इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त प्रकाश मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन, वो इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करता है पृथ्वी, है ना। बट उस टाइम वो क्या हो गया, दीर्घ तरंग दैर्ध्य, मतलब उसका वेवलेंथ अब ज्यादा हो गया, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के जैसे काम करने लगता है, वेवलेंथ लॉन्ग, है ना, लॉन्ग वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य, अब इसको इस तरंग दैर्ध्य के जो विकिरण है जो पृथ्वी से निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन सा, वो ग्रीन हाउस गैसेज, फिर उसको वातावरण को पार करने नहीं देता है, जिसकी वजह से तापमान, टेम्परेचर पूरे वातावरण का, जो आसपास के अपने वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको समझ लेते हैं फिर इसमें, है ना। इस में देखिए यहाँ ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो कुछ प्रकाश जो सूर्य से रिफ्लेक्टेड होता है बादलों से, जो बादल है हमारे आसपास उसमें से कुछ प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है, कुछ प्रकाश को देखिए बादल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी हमारे ऊपर, है ना, बादल बने हुए हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसमें जो गैसेज है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरे वातावरण में, और कुछ जो है वो पूरा पृथ्वी तक आ जाता है, कुछ जो वो है कहाँ तक आ जाए, तो कुछ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, फिर पृथ्वी उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या होता है, जब पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेता है, दिन के समय पृथ्वी पर प्रकाश पड़ा, अब रात को उसको इमिट करेगा, तो जब रात को इमिट करता है फिर एब्जॉर्ब करता है और कुछ टाइम बाद इमिट भी कर देता है ना, तो जब इमिट करता है वो उत्सर्जित करता है पृथ्वी उस प्रकाश को जो सूर्य के द्वारा उसने सूर्य के थ्रू जो आया था उसको अवशोषण किया था, अब उसको कुछ टाइम बाद उत्सर्जित करता है, इमिशन करता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये वातावरण से उसको पार होने नहीं देता। रीजन क्या है, पहले जो सूर्य से प्रकाश आता है वो लघु तरंग दैर्ध्य होता है, उसका वेवलेंथ कम होता है। लघु तरंग दैर्ध्य मतलब जो भी प्रकाश आ रहा है उसका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कम था, लेकिन पृथ्वी द्वारा जब ऑब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जब उसको इमिट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, तो उस टाइम वेवलेंथ उसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य हो जाता है, हाई हो जाता है, और पृथ्वी पर जितने भी जो हरितगृह गैसेज हैं, है ना, उनके द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको वातावरण से या क्षोभ मंडल से पार होने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आपके आसपास के वातावरण में तापमान बढ़ जाता है। यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो अब जो गैसेज वातावरण में जो रोकती है इस रेडिएशन को बाहर जाने में, वो कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो आपको देखिए कार से, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका एसी में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, हम जो नॉर्मली जो जलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब पेड़ों को कटाई कर देते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत सारे गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है वो वातावरण में हम लोग उत्सर्जित करते हैं, जिसके थ्रू जो वो क्या करता है, हमारे जो पृथ्वी के द्वारा जो रेडिएशन छोड़ा जाता है, जो विकिरण उत्सर्जित की जाती है उसको अवशोषित कर लेता है। यही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्लांट के थ्रू हो गया कि घरों के थ्रू, है ना, जो भी हम लोग गैसेस इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो पृथ्वी भी एक हरित गृह की भांति कार्य करती है। जैसे हमने बात किया कि ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस एक शीशे से बना घर है जिसमें सूर्य के प्रकाश आती है बट जा नहीं पाती। सेम पृथ्वी भी वैसी एक काम करता है। पृथ्वी की हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रखती है। तो जो ये पृथ्वी है, इसके नीचे, इसके आसपास पूरा देखिए, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है हमारा, है ना, ये वाला पोर्शन। तो इसके आसपास जो भी वायुमंडलीय जो गैसेस पाया रहेंगी वो पृथ्वी को एक कंबल की तरह लपेटे रखती है, ठीक है। तो सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंग दैर्ध्य को आने तो देती है। अब ये वातावरण जो है सूर्य से जो तरंग दैर्ध्य, लघु तरंग दैर्ध्य के जो विकिरण आएगी उसको आने देती है ना, परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंग दैर्ध्य को, है ना, अवशोषित कर लेती। जब पृथ्वी के द्वारा अवशोषण किया, उत्सर्जन किया जाता है तो इन गैसों के द्वारा इनको अवशोषण कर लिया जाता है, यही टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसलिए इससे पृथ्वी के ऊपर का आवरण सा बन जाता है, जिस कारण पृथ्वी गर्म एवं रहने योग्य होता है। अगर मान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, है ना, पूरा ग्रीन हाउस गैसेस को ही वातावरण से हटा दें तो कुछ भी टेम्परेचर को अवशोषित नहीं होगा, तो भी क्या हो जाएगा, पृथ्वी में रहने योग्य नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के जो वातावरण का जो टेम्परेचर है हमारे आसपास का, वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। वैसे बताते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस भी कम हो सकते हैं अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस ना हो। बट होता यह है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाए वातावरण में, जितनी उनको चाहिए, एक प्राकृतिक प्रक्रिया से ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ पे आपको वातावरण में हम उत्सर्जन के थ्रू, चाहे अलग अलग प्लांट्स के थ्रू, हमारे जो क्रियाकलापों के थ्रू, मानवीय क्रियाकलापों के थ्रू हम क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। फिर उस अगर जितना पर्यावरण को चाहिए, अगर उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, फिर वो टेम्परेचर को ज़्यादा ही हाई कर देता, ज़्यादा ही टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो आप सिंपल सा समझिए कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास पूरा गैस है,
है ना। तो नॉर्मल गैस होना भी चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेज होना भी चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हमारे आसपास के टेम्परेचर को माइनस में जाने नहीं देता है। तो वो कंबल की भांति कार्य करता है, वो सही भी है। बट जब ज़्यादा हो जाता है गैस, हमारे गैसेज का क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाता है वातावरण में, तो फिर ज़्यादा ही टेम्परेचर को बढ़ा देता है पूरे वातावरण का, है ना, और अपने विकिरण को अवशोषण करके तब फिर प्रॉब्लम हो जाता है, उसको कहलाते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब आते हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो हरित गृह गैसें मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, जो नेचुरली पाई जाती है, मतलब हमारे द्वारा, हमारे प्लांट्स के द्वारा, घरेलू कार्यों के द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है, उनको छोड़ करके जो प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे वातावरण के आसपास जो भी गैसेस पाई जा रही हैं, वो सब क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनती है। उन्हीं गैसों की वजह से ही पृथ्वी की सतह हम रह पा रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर को वो मेंटेन कर रहा है। तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को माध्य टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है, और ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। अगर हम प्राकृतिक जो गैसेज हैं, प्राकृतिक जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अगर वो हटा दें वातावरण से, हमारे आसपास के पृथ्वी के ऊपर के वातावरण सतह से, तो फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। तो कुछ गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज का महत्व भी है कि हमारे आसपास वातावरण के आसपास रहे वो, है ना, बट ज़्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सी गैसेज हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जल वाष्प, वाटर वेपर भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। तो जल वाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील है, मतलब वो चेंज होते रहता है ना। अभी जल वाष्प ज्यादा है, 2 घंटे बाद जल वाष्प कम भी हो सकता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। असमान वितरण वाला घटक, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका वितरण होता है, मतलब अलग अलग, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। तो इसकी मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। आप जैसे ऊंचे जाते जाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग भी जल वाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है, ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा घटती है, पहला चीज। इसके अलावा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर भी इनमें कमी आती है। तो आप निम्न अक्षांश, है ना, से अगर उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे पृथ्वी पर, तो क्या होगा, वो उसमें भी आपको कमी देखने को मिलती है। तो जल वाष्प सूर्य ताप के कुछ अंश को ग्रहण करता है। जल वाष्प का यूज क्या है, अब ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के आसपास जल वाष्प है मान लेते हैं। तो एक जब पृथ्वी, सूर्य की विकिरण आती है जब पृथ्वी पर, है ना, तो इसको कुछ को क्या करता है, वो अवशोषण करने का भी काम करता है। देखिए लिखे, कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर सूर्य ताप की मात्रा को कम करता है, जिससे अगर डायरेक्टली अगर ये जल वाष्प या फिर गैसेस ना हो, अगर जल वाष्प ना हो, तो टेम्परेचर सूर्य का बहुत ज्यादा हमारे पृथ्वी में आएगा। तो बहुत ज्यादा आएगा तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हमें इफेक्ट करने वाला है। तो इसको जल वाष्प क्या करता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा बहुत तापमान के सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो हमारे लिए एक जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो हमें मिलता है। ठीक है, तो यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी प्रभाव करता है। जो पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है, बाद में पृथ्वी के द्वारा जो प्रकाश की उत्सर्जन होता है उसको अवशोषित भी करता है। तो ये भी हल्का फुल्का क्या बोले जाए, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है, CO2 के साथ शांति के जैसे। तो वातावरण में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने का कारण CO2 एवं अन्य हरित गृह गैसें ही है। तो जो CO2, अगर हम जल वाष्प की मात्रा अगर हम बढ़ा रहे हैं वातावरण में, है ना, तो उसका इफेक्ट किसके वजह से हो रहा है, तो CO2 या फिर अन्य गैसेस। क्योंकि जितना ज्यादा आपके वातावरण का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा ना, उतना उसका जल वाष्प का क्वांटिटी भी बढ़ता है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने वाला क्या चाहिए, जल वाष्प ही चाहिए, वाटर वेपर चाहिए। ठीक है, तो जिनके कारण पौधों में के वाष्पोत्सर्जन दर में तेजी रहती है। अब देखिए, अगर यहाँ पर, है ना, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा दिए, हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया वातावरण का। तो जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। वाष्पोत्सर्जन मतलब जो भी पानी है जहाँ पर, वहाँ पर टेम्परेचर जब ज़्यादा पड़ेगा, हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, मतलब जितने भी जो जल है ना, उसका वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, मतलब उसका वेपर में, गैस में कन्वर्ट होना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, मतलब जल के अणुओं का या फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाता है वो। ठीक है, वर्षा भी इसी की वजह से होता है ना, समुद्र है, समुद्र से जल का वाष्पोत्सर्जन होकर के जाके ऊपर में वो बादल का निर्माण करता है, क्लाउड का निर्माण करता है। इसकी वजह से क्या होता है, बारिश होता है। तो टेम्परेचर हमारा जितना ज़्यादा हाई होगा, उतना ही ज़्यादा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाएगी, मतलब वाष्पित होना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही क्या है, जल वाष्प बनता है बाद में जाकर के, इसलिए उसके डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, वो CO2 की मात्रा से। तो CO2 की तरह जल वाष्प हवा में स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि यह जल चक्र द्वारा जल भंडारों एवं वर्षा तथा हिम के रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो CO2 जिस प्रकार से स्थायी नहीं रहता है, ठीक वैसे ही जल वाष्प भी हवा में स्थायी नहीं रह सकता। वो अलग अलग टेम्परेचर पे जल चक्र के द्वारा, मतलब वाटर साइकिल के द्वारा, कभी देखिए वाटर कभी समुद्र में है, या फिर जहाँ पर भी नदी नाले तालाब में है, वहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, मतलब वो वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाता है वातावरण के
वातावरण में, तो जैसे ऊपर जाता है एक टाइम आकर के एक समय एक जगह पे वो बादल का निर्माण कर लेता है, जम जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से। फिर कुछ ज़्यादा होने, जब ज़्यादा ही लोड हो जाता है उस मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो फिर वो नीचे गिर जाता है, तो इसको बोलते हैं जल चक्र, मतलब ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ये क्या कहलाता है, जल चक्र, ठीक है। तो इसके वजह से जल वाष्प की मात्रा भी परिवर्तित होते रहती है, तो इसको याद रखना है कि जल वाष्प भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैसेज है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में ग्लोबल वार्मिंग में 55 से लेकर के 60% की भागीदारी है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया अभी तक, CO2 का सबसे ज्यादा 55 से 60 के बीच। यह एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जो कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। तो CO2 का उत्सर्जन कैसे होता है, अगर हम किसी भी जीवाश्म ईंधन का, कोयले का, लकड़ी का जब हम है ना उसको जलाते हैं तो उसका पूर्ण दहन से जब उसको पूरी तरह से हम जला देते हैं तो जो गैसेज जो उड़ बाहर निकलती है वो क्या है, वो CO2 गैसेज के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, मतलब मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित होती है। तो जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण दहन से आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र का वातावरण, समुद्र, मृदा, वनस्पति एवं जीवों के बीच प्राकृतिक प्रवाह के रूप में मौजूद रहती, मतलब हर एक चीज में कार्बन आपको देखने को मिलता है कार्बन चक्र में, ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से पढ़ते हैं ना। तो यह एक प्रमुख ताप अवशोषक है, ये खास साथ ही साथ क्या है, ताप अवशोषक है। मैं जैसे बोला कि पृथ्वी से जो भी किरणें उत्सर्जित होती है, पृथ्वी से, एक तो सूर्य से आया पृथ्वी पर, जब पृथ्वी से उत्सर्जित होती है ना तो उस केस में वो जो CO2 है वातावरण में, उस ताप को अच्छे तरीके से अवशोषक का कार्य करता है। तो वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान को परिवर्तित कर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम मात्रा में कोई परिवर्तन करें वातावरण में तो उससे आपका तापमान में भी परिवर्तन होता है, मतलब अगर हम ज़्यादा CO2 रिलीज करें वातावरण में तो हमारा तापमान बढ़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ताप को अवशोषित करने का उसमें क्षमता है अवशोषक है, ठीक है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, 55 से लेकर के 60% तक इसका योगदान है कार्बन, इसमें वैश्विक तापमान में, ग्लोबल वार्मिंग। अगला है मीथेन। तो वैश्विक तापमान में यह गैस 20% का योगदान करती है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा काफी कम मात्रा में मौजूद होती है। देखिए वातावरण में अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है, परंतु इसका महत्व अधिक है, क्योंकि मीथेन पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों के, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ना, यहाँ पे जैसे बोला ना पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन के अवशोषण CO2 की औसतन से 20 से 30 गुना ज्यादा सक्षम है। मतलब जो अवशोषण करने का जो पावर है मीथेन का, जो टेम्परेचर पृथ्वी से जो निकलता है ना, ताप जो किरणें पृथ्वी से निकलती है उसका अवशोषण करने का जो पावर है 20 से 30 गुना ज्यादा होता है आपका मीथेन का एज कंपेयर टू CO2। तो CO2 से ज्यादा अगर खतरनाक देखा जाए ग्रीन हाउस के लिए तो कौन है, मीथेन है। एक ऐसे बनता है अपूर्ण अपघटन से, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन से, ठीक है, जो मिथेनोजेन जीवाणुओं द्वारा अपघटन की प्रक्रिया होती है, डिकम्पोजिशन का प्रक्रिया होता है उसके अपूर्ण अपघटन से, बाढ़ग्रस्त धान के खेतों से, बाढ़ग्रस्त स्थानों से, है ना, कच्छ के क्षेत्रों से मिथेनोजेन जीवाणुओं द्वारा अनऑक्सीक्रिया मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया तो होगी विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा, ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन के, है ना, विदाउट ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं अनऑक्सीक्रिया, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया जहां पर होती है उसको बोलते हैं हम लोग। तो किसके द्वारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, तो जीवाणुओं के द्वारा। कौन से जीवाणु, मिथेनोजेन, ठीक है, धान के खेतों इत्यादि में। मीठे जल वाली आर्द्र भूमि से आपको देखने को मिलेगा दीमक, सेलुलोज का पाचन करते हैं, जो दीमक होता है उनके थ्रू सेलुलोज का पाचन में भी आपको मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। चरने वाले जानवर जैसे गाय बैल के द्वारा भी आपको मीथेन का उत्सर्जन देखने को मिलता है। कोयला खनन, तेल एवं प्राकृतिक गैस हेतु खनन में भी आपको मीथेन गैस का उत्सर्जन, ये सब चीज को याद रखेंगे, मीथेन कहाँ कहाँ से आपको उत्सर्जित होता है, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना, 20% है। अगला देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के रूप में वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद है रहती है। यह गैस वैश्विक तापमान में कितना परसेंट, 6% का जिम्मेदार है। मतलब सबसे ज्यादा कितना था, CO2 का था 55 से 60%, फिर 20% था आपका, अभी हमने ऊपर में देखा मीथेन का, फिर कितना है 6% है ना, ये कितना है, ये क्या है, मीथेन, ये कितना है अभी तक, N2O 6%, ठीक है, क्लियर है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो मैं बता दूं नाइट्रस ऑक्साइड भी कहाँ से आपको मिलेगा, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है सब कहाँ से मिलता है, तो ये भी मोटर वाहनों के, है ना, पेट्रोल डीजल के जलने से और अलग अलग वायुयानों के भी उड़ान प्रक्रिया से भी
आपको देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें वायुयान से भी उत्सर्जित होता है। इसको मैंने बताया है डिटेल में कि नाइट्रोजन, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में मैंने बताया है कि पॉल्यूशन वाले में, प्रदूषण वाले में, कि कौन कौन से प्रदूषण के जो मेन गैसेज हैं उनका उत्सर्जन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेज। इसको ध्यान से देखें, फ्लोरिनेटेड गैसेज, फ्लोरिनेटेड मतलब फ्लोरीन होना चाहिए। तो वैश्विक तापमान में इसका 14% का योगदान है। देख लीजिए, सबसे पहले CO2 था 50, फिर 20% था आपका CH4, अब क्या आ गया है फ्लोरिनेटेड गैसेज, फिर उसके बाद है आपका N2O। वातावरण में इनका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के रूप में तथा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्युमिनियम एवं अर्धचालकों के निर्माण के द्वारा होता है। देखिए होता यह है कि, है ना, जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते थे पहले, मतलब जो AC यूज करते हैं हम लोग, एयर कंडीशनर बोलेंगे, है ना, एयर कंडीशनर जो हम यूज करते हैं, AC जो यूज करते हैं, उसमें ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता था। कूलिंग करने के लिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन्स का कंपाउंड उसमें रहता था, जो कि काफ़ी, जो कूलिंग करने के बाद जो उत्सर्जित होकर के वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स चला जाता था, तो ये क्या करता था, ओजोन जो लेयर होता है, मैंने बताया है अपने समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी विजिबल जो विकिरणें आती है हमारे बॉडी, हमारे शरीर को बचाती है ना, वहाँ डायरेक्टली हमारे ओजोन लेयर उसमें एक कंबल की तरह काम करती है। तो जो भी विकिरणें डायरेक्टली यूवी विजिबल के रेडिएशन जो आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है, पराबैंगनी जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें जो डायरेक्टली पृथ्वी पर जो आती है उसको ओजोन लेयर थोड़ा रोकता है। इससे हमारे शरीर में या फिर हमारे त्वचा को हानि होने से बचाती है। तो ये जो एयर कंडीशनर जो यूज़ करते हैं हम लोग AC, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम रखते हैं, कूलिंग के लिए यूज़ होता था। फिर इसको क्या, ये वातावरण में उत्सर्जित होता है, फिर ये जाकर के इसी ओजोन लेयर को ये नुकसान पहुंचाता था, है ना। तो बाद में इसको डिसाइड किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह हम इसके कुछ अलग ऑप्शन देखते हैं, जिसमें था फ्लोरिनेटेड गैसेज। फ्लोरिनेटेड मतलब इसमें क्लोरोफ्लोरो की जगह हाइड्रोजन फ्लोरोक्लोरीन गैसेज लिया गया, मतलब चेंज किया गया कुछ। तो इसी को लिखा है कि ओजोन विघटनकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के रूप में यूज किया गया फ्लोरिनेटेड गैसेज का, और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्युमिनियम या अर्धचालक के निर्माण में भी इसका उत्सर्जन होता है। तो फ्लोरिनेटेड गैसों की अन्य हरितगृह गैसों की अपेक्षा उच्च वैश्विक तापन क्षमता, हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। इसको समझेंगे, GWP क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस क्या है, अलग अलग देखो, अगर सबसे पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन है, तो CO2 आएगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछा जाए तो उसको भी देखने वाले हैं, सबसे ज्यादा दूसरे का होगा। ठीक है, तो फ्लोरिनेटेड गैसेस सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी, मतलब बहुत, इसका कैपेसिटी पावर बहुत ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, साथ में दीर्घजीवी मतलब लंबे समय तक ये वातावरण में रहता है। ग्रीन हाउस गैसेज है जो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होता है। तो फ्लोरिनेटेड गैसेज मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मैंने बोला सबसे पहले CFC यूज किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर में। तो ये बहुत ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता था ऊपर में वातावरण में जाकर के, है ना। इसके जगह फिर यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोक्लोरिन्स या फिर परफ्लोरोकार्बन्स या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन सबका यूज करने लगा। ठीक है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ये हो गया एक, दूसरा है परफ्लोरोकार्बन्स, और तीसरा है सल्फर हेक्सा, SF6 है, SF6, यहाँ पे 6 लिखना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ओजोन विघटनकारी गैसें जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया था। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इनके प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी ओजोन लेयर को, ओजोन की परत को, तो उनके कंपेरिजन में। बट देखा गया कि ये भी जाकर के ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बट ग्रीन हाउस गैसों के लिए ये उतना ही इफेक्ट हो गया, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा दिया। ये भी जाकर के टेम्परेचर में ताप को अवशोषित कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है वातावरण का, तो फिर इसको बाद में मना किया गया। ठीक है, तो ओजोन का विघटन नहीं होता, परंतु यह प्रबल हरितगृह गैसेस है। हरितगृह गैसेस मतलब जो टेम्परेचर को बढ़ा दे वातावरण का ना। तो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको लाया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापन के रूप में, के रिप्लेसमेंट में, कि इससे ओजोन लेयर को बचाना है। बट होता यह है कि ओजोन लेयर का तो इफेक्ट नहीं पड़ता है उस गैसेस से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, परंतु वो ग्रीन हाउस गैसेस के जैसे काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब टेम्परेचर को वातावरण का बढ़ाने में योगदान दे देता है ना। चूंकि इनके द्वारा वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है, अतः इसको क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित किया जाता है। समझेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका देखेंगे तो ओजोन लेयर से संबंधित है, ओजोन इफेक्ट से, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है, इसको भी हम समझने वाले हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की दीर्घ वातावरणीय जीवन अवधि होती है एवं उच्च वैश्विक तापन क्षमता में, जैसे बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल इसका बहुत हाई होता है। यह
शीत प्रशीतक मतलब एयर कंडीशनर, एरोसोल नोदक, विलायक एवं अग्निशमन यंत्रों आदि में प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। जब आप ओजोन लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन परत की क्षरण को, आप तो इसमें और अच्छे से इसको रिएक्शंस के साथ समझने वाले हैं। अगला है परफ्लोरोकार्बन्स। ये यौगिक विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जो कुछ मेन प्रोडक्ट जो हमें बनाना है उसके साथ जो निकले उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, जो एल्यूमिनियम उत्पादन एवं अर्धचालकों के निर्माण से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की तरह परफ्लोरोकार्बन्स का भी दीर्घ वातावरणीय जीवन अवधि एवं उच्च वैश्विक तापन क्षमता है। मतलब ये बहुत दीर्घ वातावरणीय जीवन मतलब वातावरण में बहुत लंबे समय तक ये रह सकता है, ठीक है। और वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 मैग्नीशियम प्रक्रियाओं एवं अर्धचालकों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। साथ ही साथ यह रिसाव खोज लीक डिटेक्शन हेतु उपयोग में लाने वाली खोजी गैस है। जो पेट्रोलियम कंपनी है ना, पेट्रोल के जो पाइप लगा रहता है, मान लीजिए उसमें लीकेज होता है, पाइप में कहीं पर लीक हो गया है, लीकेज हो रहा है, तो इसी गैस का उपयोग किया जाता है SF6 का, कि लीकेज को जानने के लिए कि लीकेज कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये और उपयोग विद्युत उपकरण कंपनियों में उपकरणों में जिसमें सर्किट ब्रेकर भी आते हैं में होता है। इन सब चीज़ों में सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज होता है, जो कि एक फ्लोरिनेटेड गैसेज है। फ्लोरिनेटेड मतलब मैं पहले बता दिया हूँ, फ्लोरिनेटेड मतलब जिसमें फ्लोरीन हो, फ्लोरीन मतलब एक एलिमेंट है ना फ्लोरीन। अब हम चलते हैं काला कार्बन। ब्लैक कार्बन भी होता है ग्रीन हाउस गैसेज। तो काला कार्बन एक गैस न होकर के ठोस कण एवं एरोजॉल के समान के होता है। अब एरोजॉल को मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, 1 माइक्रोन से लेकर के 6 माइक्रोमीटर के जो साइज होता है पार्टिकल का, है ना, धूल के कण का, उसको हम लोग बोलते हैं एरोजॉल, जिन्हें सामान्य रूप से कालिख भी बोल दिया जाता है, सूट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर का एक अवयव है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स। तो जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन एवं बायोमास के अपूर्ण दहन के द्वारा आपको उत्पन्न होते दिखता है। ये जीवाश्म ईंधन हो गया कि जैव ईंधन हो गया, कि आपको बायोमास के जो अपूर्ण दहन होता है ना, उनसे आपको देखने को मिलेगा काला कार्बन। तो काला कार्बन प्रदूषण ऊर्जा के हेतु ईंधन के जलने से उस शरीर छोटे कणों के हवा में मिलने से होता है। सूट जिसको बोलते हैं कालिख, कोयला, डीजल ईंधन, बायोफ्यूल एवं अन्य घर से बाहर के बायोमास के जलने से एवं इनके अपूर्ण दहन से भी उत्पादित होता है। यह प्रकाश अवशोषण करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ है जो वैश्विक तापन में सहयोग देता है। यह हवा को सीधे गर्म करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये भी, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है काले कार्बन का। मतलब जो हम जलाते हैं जिससे काला कलर का जो धुआं निकलता है जिसको बोलेंगे, है ना, उसको एरोजॉल ठोस कण की तरह होता है। ये ठोस कण ना होकर एकदम ठोस कण तो नहीं होता है, बट बहुत बारीक कण होता है, समझ लीजिए, है ना, जो क्या करता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने काम करता है, और इसी से आपको ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं गैसों की वैश्विक तापन क्षमता, जिसको मैं बोल रहा था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP। ये इससे क्वेश्चन आता है। तो किसी भी गैस द्वारा उसके वायुमंडलीय प्रभाव को 3 आधार पर तय किया जाता है। अगर किसी गैस का हम बोलेंगे कि इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसकी कितनी क्षमता है वैश्विक तापमान को इंक्रीज करने में, तो इसको 2-3 पॉइंट्स है। जैसे गैसों का सांद्रण कितना है वातावरण में, उसका सांद्रण कितना मतलब कितने प्रतिशत में वो गैस प्रेजेंट है वातावरण में, उसकी जीवन अवधि कितनी मतलब कितने दिन तक वातावरण में रहता है, कितने सालों तक वातावरण में रहता है, ये भी डिपेंड करता है। और विभिन्न समय अवधि के साथ वैश्विक तापमान को प्रभावित करने वाली उसकी क्षमता, और समय के अकॉर्डिंग उसके कितना उसकी क्षमता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, वैश्विक तापमान को इंक्रीज करने की उसकी क्षमता को देखा जाता है। इसे ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये तीनों फैक्टर को देखने के बाद अभी हम गैस देखेंगे कि कौन सा गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है। देखिए CO2 का परसेंटेज ज्यादा है वातावरण में, हरित गृह गैस, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो CO2 सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी का है तापमान को बढ़ाने में। लेकिन अभी हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में इसका वैल्यू कितना है, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो किसी गैस की वैश्विक तापमान क्षमता को 2 बातों पर निर्भर होती है। समय के साथ वैश्विक तापमान पर उसका कितना प्रभाव है समय के साथ। अब एक निश्चित समय अवधि में उस गैस की CO2 के मुकाबले कुल ताप अवशोषण क्षमता कितना है। देखिए एक निश्चित समय में हम CO2 को एक रेफरेंस मान के, स्टैंडर्ड मान के, है ना, उसके रेफरेंस में हम देखते हैं कि वो गैस का कितना एक क्षमता है कुल ताप को अवशोषण करने में, ठीक है। इसको हम 100 वर्ष में ही कैलकुलेट करते हैं, याद रखना है। अब मैं एक टेबल बना दिया हूँ, देखिए यहाँ पर। अब एक चीज और समझा देते हैं, जैसे कि मैं अभी हम ऊपर में हम लोग देखा कि CO2 जो है 55 से 60% क्या था ग्लोबल वार्मिंग में भागीदारी है, क्योंकि इसका क्वांटिटी ज्यादा है वातावरण में। तो जो ओवरऑल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, CO2 की है। CO2 की क्यों है, क्योंकि CO2 की मात्रा ज्यादा है वातावरण में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा 20% आपका मीथेन का था। फिर हम लोगों ने देखा फ्लोरिनेटेड, क्या देखा, जो फ्लोरिनेटेड गैसेज है उसका 14% था।
है ना, अभी हम लोग ऊपर में देखा है। और फिर उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इनका प्रतिशत है। मतलब ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें CO2 का प्रतिशत है ये। बट अगर हम एक एक मॉलिक्यूल ले लें सबका, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड का एक एक मॉलिक्यूल अगर लेते हैं हम लोग, मतलब एक पीस लेते हैं उसका, है ना, तब देखेंगे उसमें क्षमता किसका ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का। तो अगर CO2 को हम 1 मान के चलते हैं तो देखिए मीथेन उससे 28 गुना ज्यादा पावर रखता है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने में। तो ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। उसका पोटेंशियल कितना है, क्वांटिटी नहीं, है ना। उसका क्वेश्चन में यही पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा। बट हम जैसे जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना, वो हम CO2 को लेकर के ही हमेशा स्टडी करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। हम उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को टिक लगा देते हैं। बट आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ग्लोबल वार्मिंग अगर पोटेंशियल पूछा गया है तो देखिए CO2 का 1 है, मीथेन का उससे ज्यादा 28 गुना ज्यादा है उसका वैल्यू, नाइट्रस ऑक्साइड का 265 आ रहा है वैल्यू, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का कितना आ रहा है 3000, उसके बाद पर फ्लोरोकार्बन्स PFCS 6630, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS देखिए 12400, फिर नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 कितना है 16100, फिर हेक्साफ्लोराइड जो हमने देखा सल्फर का 23500। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का वैल्यू, मतलब जितना नीचे जा रहा है उतना ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर हम देखें सबसे कम किसका है, CO2 का ही है, सबसे ज्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली पूछा गया है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस कौन सा है अगर ऐसा पूछा जाए तो CO2 होगा, है ना। मेन जो गैस है वो CO2 है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो फिर याद रखेंगे इसको 100 ईयर्स में ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वैश्विक तापमान के प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लेशियरों का पिघलना, जब जान रहे हैं टेम्परेचर अगर वातावरण को बढ़ेगा तो आसपास के जो हमारे ग्लेशियर हैं, है ना, वो क्या करेंगे, ताप बढ़ने से पिघलने लगेंगे, और पिघलेगा तो क्या होगा, नदी नालों का ज्यादा हो जाएगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगा, मतलब समुद्र में पानी की मात्रा ज्यादा जाएगी तो आसपास के जो क्षेत्र है वो डूबने लगेगा, तो इसका आकार कम होने लगता है और ग्लेशियर पीछे हटने लगते हैं। तो सागरी जल स्तर में वृद्धि, अब जब ग्लेशियर ज्यादा पिघल के सागर में ही मिलेगा, अगर सागर में मिला तो उसके जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ग्लेशियरों के पिघलने से प्राप्त जल जब सागर में मिलता है तो सागरी जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खतरा पैदा हो जाता है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित किरीबाती, नराऊ और तुवालू जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते सागर के स्तर, बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो, मतलब ये सब जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो डूब जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नदियों में बाढ़ आना बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो ग्लेशियर पिघल के जो भी जल में परिवर्तन हुआ है ग्लेशियर, है ना, जल का निर्माण हो रहा है ग्लेशियर के द्वारा, वो कहाँ जाएगा, सब नदियों के थ्रू जाएगा। तो नदियों के आसपास जब नदियों में पानी का लोड ज्यादा हो जाएगा, जल का लोड ज्यादा हो जाएगा, तो आसपास क्या आएगी, बाढ़ ही आएगी। तो ग्लेशियरों में कई बारहमासी नदियां निकलती है ग्लेशियरों से, और ग्लेशियरों के जल को अपने साथ बहा कर ले जाती है। यदि ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ जाती है तो नदी में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि बाढ़ का खतरा बन सकती है। वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो भी वर्षा का जो प्रतिरूप है कि 3-4 महीने वर्षा जो होना है, जो बना हुआ है ना, वो सब चेंजेस हो रहा है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे बारिश हो रहा है, कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी बारिश कहीं और बारिश हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के पीछे रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्षा का प्रतिरूप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखिए, वर्षा होने और बादलों के बनने में तापमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतः ताप में वृद्धि के कारण वर्षा प्रतिरूप या पैटर्न भी बदल जाएगा, अर्थात कहीं वर्षा से पहले कम होगी तो कहीं पहले से अधिक होने लगेगी। वर्षा की अवधि में भी बदलाव आ जा रहा है अभी। प्रवाल भित्ति का विनाश, सागरी जल का ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। प्रवाल मतलब जो सागरों में पाया जाता है, जो प्रवाल भित्तियां, है ना, तो वर्तमान में लगभग 1/3 प्रवाल भित्तियां अस्तित्व ताप वृद्धि के कारण संकट में पड़ गए। जो आसपास के जो सागर होते हैं उनके आसपास क्या पाया जाता है, किनारों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मान के चलेंगे, है ना, जो जैव विविधता को मेंटेन करके रखता है। तो उनको अगर बढ़ेगा तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो प्रवाल भित्तियों का विनाश आपको देखने को मिल सकता है। तो सागरी जल का ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाश, तो प्लैंकटन डिस्ट्रक्शन कॉसेज बाय द, तो सागरी देखो, सागर के आसपास क्या मिलेगा आपको, पेड़ पौधे मिलेंगे, वो सूर्य के प्रकाश और पानी की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं ना, जो वहाँ की मछलियां हैं उन सब के लिए प्लैंकटन के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, फिर उनको खा करके वहाँ पे जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो प्लैंकटन क्या चीज़ है, एक सागरी जल का ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाश होने लगता है, मतलब वो
उत्पादन करता है, समझ लीजिए, है ना। खाद्य श्रृंखला जैसे हमने पढ़ा था, उत्पादक उत्पादन करता है और उपभोक्ता वो उत्पादन करता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वो भोजन तैयार करता है, मतलब खाद्य पदार्थ तैयार करता है, जिसको अलग अलग जीव जो समुद्रों में रहने वाले, जो जल में रहने वाले जीवों के द्वारा उनका भक्षण किया जाता है, ठीक है। तो प्लैंकटन सागरी जल प्राथमिक जीव है। अल्यूशन द्वीप द्वारा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें व्हेल, सागरी शेर, मछलियां आदि अन्य जलीय जीव शामिल है, अब प्लैंकटन की कमी के कारण सिकुड़ गया है, सब कम होते जा रहा है। तो प्रवसन में वृद्धि, माइग्रेशन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए अगर कहीं पर टेम्परेचर हाई हुआ कहीं के एरिया का, या फिर कहीं कोई कोई द्वीप डूब रहा है, तो वहाँ के लोगों का क्या होगा वहाँ के लोगों का माइग्रेशन होने लगेगा, प्रवासन होने लगेगा, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं। तो ये सब परेशानियां आती जाएगी और पारितंत्र और जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ने लगेगा, तो जैव विविधता भी नष्ट होगी। जलवायु परिवर्तन में असीम जैव विविधता ह्रास की क्षमता होती है, जिससे विशिष्ट जाति एवं उनके पारितंत्र दोनों प्रभावित होते हैं। अगर जितनी ज़्यादा अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा तो हमारे आसपास की जो जैव विविधता जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उनको इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना, है ना। उनके डेली रूटीन या जो भी उनका प्रोसेस है वो चेंज होते जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जैव विविधता का ह्रास होने लगा है, ठीक है। इसको रोकने के कुछ कुछ उपाय किए जा रहे हैं। मेजर ऑफ प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम उत्सर्जित करें। अलग अलग गैसेज है जो हमने ऊपर में देखा, इन सबको उत्सर्जन कम करना है। उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जन के लिए पर्यावरणीय मानक डिसाइड किया जा रहा है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जा रहा है कि आप इससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते। हम उत्पादों का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करें, हम सीधा उसको जला दे रहे हैं, हम कोई भी चीज़ हम फेंक रहे हैं, कचरा कूड़ा, उसको हम डायरेक्टली जला देते हैं, तो उससे क्या निकला, धुआं। धुआं निकला मतलब क्या है, वो उसी में तो कार्बन है, उसी में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको हम रिसाइकलिंग करें, मतलब पुनर्चक्रण का यूज़ करें उसको फिर से। तो प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी, पेड़ों की कटाई कम से कम करनी होगी हमें, बहुत ही जरूरी हो तभी हमें पेड़ों की कटाई करनी है, अदरवाइज मैक्सिमम आप हमेशा कोशिश करें कि पेड़ों को कटाई कम से कम करें। बहुत बड़ी जंगलों के संरक्षण पर भी बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, इन सब ऊर्जाओं पे ध्यान देना होगा। कोयला के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है उस पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा हम कोयला को जलाएंगे उसी से आपको ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, मतलब CO2, N2O गैसेस, अलग अलग डिफरेंट प्रकार की जो गैसेस हैं वो उत्सर्जित होती है वातावरण में। तो हमें इनके जगह सौर ऊर्जा और आपके जो बने अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होता, इस टाइप की ऊर्जा पर भी निर्भरता हमें देख करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कार्बन कैप्चरिंग क्या होता है इसी कड़ी में, कि जो क्या बोलते हैं CO2 को कम करना है ना। बड़े बड़े जो देखिए एक IPCC होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये वर्ल्ड वाइड, इसके बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। ये एक संगठन बनाया गया है जो देखता है इन्वायरमेंट पे कितना चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमेशा ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया जाता है क्लाइमेट चेंज के लेकर। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इनके द्वारा कार्बन कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, अभी उसी को हम समझेंगे। तो कार्बन कैप्चरिंग मतलब कार्बन को पकड़ना, ठीक है। जो CO2 वातावरण में निकल चुका है उसको पकड़ के कैसे हम उसको वातावरण से हटाएं, ये ओवरऑल ये प्रोसेस है, ठीक है। तो कार्बन के प्रबंधन का एक नया तरीका कार्बन अधिग्रहण मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, यह कार्बन कैप्चरिंग है, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अन्य रूपों को ग्रहण कर उन्हें लंबे समय तक संग्रहित करके रखना कार्बन अधिग्रहण कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन से संबंधित जो भी कंपाउंड्स है उनको इकट्ठा करना है, जो कार्बन को इकट्ठा करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना, संग्रहण करके रखना ही क्या कहलाता है, कार्बन अधिग्रहण कहलाता है। इसे हम CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के नाम से भी जाना जाते हैं, याद रखना है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो कोई भी चीज़ें जो कार्बन को छोड़ने से ज़्यादा उसे अवशोषित करे उसे हम कार्बन सिंक कहते हैं, समझते हैं, हाँ। जो कार्बन को अवशोषित कर लेता है उसको कार्बन सिंक बोलेंगे। जैसे प्राकृतिक सिंक क्या क्या है, समुद्र, वन, मृदा, ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। देखिए समुद्र में भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, वन के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा तो एब्जॉर्ब किया ही जाता है, मृदा के द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक सिंक है। सिंक मतलब खींचने वाला, अपने पास रख अवशोषित करने वाला। कृत्रिम सिंक जो हमारे द्वारा बनाया गया है, जैसे विघटित तेल भंडार, अखननी खदान में भी जो खदान बन चुका है ना, उसमें हम CO2 को लेकर के मिट्टी से ढक देते हैं। तीन टाइप से भी प्रोसेस तेल भंडार वाले के थ्रू भी आप देखने को मिलेगा। तो ये सब तो हो गया। अब हम देख लेते हैं अधिग्रहण का, है ना, अधिग्रहण सेक्वेस्ट्रेशन का प्रकार क्या क्या है। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक समुद्री अधिग्रहण, जिसमें मैंने बोला ना समुद्र के द्वारा, तो सागर मानव जनित CO2 के लंबी अवधि के अधिग्रहण हेतु प्राकृतिक सिंक माने जाते हैं, प्राकृतिक है ये। एवं इस प्रकार वार्षिक रूप से उनका निवल अंतर्ग्रहण करीब 2 गीगाटन है। मतलब जो आपके सागर है, समुद्र है, वो लगभग साल में 2 गीगाटन कार्बन को अपने पास रख लेता है, सिंक की तरह काम करता है।
अभी कैसे होता है ये, दो टाइप से, सीधे अंदर डालकर, मतलब इसमें तरलीकृत कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर नीचे गहरे समुद्र में पंप के थ्रू नीचे डाल दिया जाता है। और गहरे समुद्र में CO2 समुद्र जल की अपेक्षा, देखिए CO2 जो है ना, जो समुद्र में जो जल है उसकी अपेक्षा ज़्यादा सघन है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो नीचे जाकर के बैठ जाता है। अतः यह संभव है कि या तो द्रव या फिर हिम हाइड्रेट्स के फॉर्म में नीचे जाकर के जमा हो जाता है। क्लियर। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम तरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पंप के थ्रू समुद्र में बहुत नीचे उसको भेज दिया जाता है, वहां पे जाकर के वो द्रव या फिर हिम हाइड्रेट्स के फॉर्म में वो जम जाता है। ठीक है। अगला है CO2 निषेचन, फर्टिलाइजेशन द्वारा। तो कार्बन अधिग्रहण का दूसरा प्रमुख तरीका कार्बन निषेचन है। समुद्र की सतह के नजदीक कार्बन को फाइटोप्लैंक्टन द्वारा स्थिर किया जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेता है, जो कि एक समुद्री जीवों द्वारा अब देखो फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रही खा रही है जो भी, तो उसको फिर समुद्री जीवों के द्वारा फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया जाता है। तो कुछ जीव मृत होने के पश्चात अपशिष्ट के रूप में नीचे जाकर के चल, अब उसमें से कुछ जीव अगर मृत होगी तो अपशिष्ट के रूप में नीचे चला जाता है समुद्र के, और जीवाणु इन्हें खाकर CO2 को उत्पादन करते हैं, जो कि जल में घुल जाता है। और जीवाणु इसको अगर खा लिया तो उसके बाद अगर CO2 को उत्पादन भी करेगा तो कहाँ चला गया, जल में चला गया। ठीक है। तो कार्बन के साथ थोड़ी मात्रा में आयरन को मिलाने से फाइटोप्लैंक्टन इसे उपयोग में कर स्वयं की वृद्धि भी करता है। अगर आयरन के साथ कार्बन को मिला देते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन के लिए वो फायदेमंद है। ठीक। इस कारण फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 की अधिक मात्रा में अवशोषण बढ़ जाएगा एवं समुद्र के नीचे अधिक मात्रा में कार्बन जमा हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन। तो भविष्य में प्रयोग हेतु भूगर्भिक अधिग्रहण की क्षमता सबसे अधिक है। इसमें पावर प्लांट के जीवाश्म ईंधनों के दहन एवं अन्य प्रमुख स्रोतों से CO2 को पकड़कर, तो जो पावर प्लांट जो जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं, ऐसे प्लांटों से CO2 को पकड़कर पाइप द्वारा जमीन में 1 से 4 किलोमीटर नीचे छिद्र में पत्थरों की बनावट में डाल दिया जाता है, नीचे में डाल दिया जाता है, जिस प्रकार की ये पत्थर तेल एवं गैस को करोड़ों वर्षों तक संग्रहित रखते हैं, वैसे ही ये CO2 को भी लंबे समय तक पकड़कर रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जियोलॉजी सिक्वेस्ट्रेशन, भूगर्भिक अधिग्रहण। लास्ट है हमारा स्थलीय अधिग्रहण, टेरेस्ट्रियल सिक्वेजेशन। स्थलीय अधिग्रहण की प्रक्रिया में पौधों के द्वारा जो वातावरण की CO2 का अधिग्रहण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को लेकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है ना। हम बोलते हैं ना, पेड़ पौधे CO2 लेता है और ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो यह CO2 पौधों की जड़, तना, मिट्टी में संग्रहित होती रहती है। अब देखिए, अगर पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो CO2 को यूज करेगा, और CO2 यूज करने के बाद कहाँ चला गया, उसके जड़ में चला गया, जड़, तना, मिट्टी आदि में संग्रहित होकर के। तो कहीं न कहीं CO2 को कम करने का काम क्या करते हैं पेड़ पौधे। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधों की कटाई कम से कम करें, क्योंकि जितना हम पेड़ पौधों की कटाई करेंगे उतना वैश्विक तापमान बढ़ते जाएगा, क्योंकि CO2 को कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं बचेगा। इसलिए हमारे आसपास के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है अगर पेड़ों की कटाई होते जाएगा। तो जब मृत्यु होती है तो CO2 धरातल में मिल जाती है, और ये बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाती है। इसकी अच्छी बात है ना, पेड़ पौधों CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बहुत कम लगता है। हमें क्या करना है, पेड़ पौधे बस लगाने हैं। तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि डिफॉरेस्टेशन को रोकिए, मतलब पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने वीडियो लेक्चर में पूरा कवर कर दिया है। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्लोबल वार्मिंग को मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दी। इसके बाद मैं बताऊंगा ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन जिसको बोलते हैं, ओजोन परत के क्षरण, और एसिडिक रेन या फिर अम्लीय वर्षा के बारे में। ये सब 2-3 क्या इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, इसको हम समझ लेंगे। देन इसके बाद हम लोग अलग अलग संगठन की बात करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो इन्हीं सबको कम करने के लिए गठित किया गया है, और उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, उनके द्वारा क्या सिफारिश किया गया है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझ लेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगी। इसलिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं, वातावरण को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर के। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।